हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है 2D, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जैसे लाइंस और पूरा कोनिक सेक्शन आता है, पॉइंट सिस्टम आता है, कार्टेशियन सिस्टम आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली कार्टेशियन जो सिस्टम्स होता है रेक्टेंगल वो सब पढ़ेंगे, जैसे ये पॉइंट्स वगैरह के बारे में, लाइंस वगैरह के बारे में। आज हम मेनली स्ट्रेट लाइंस और पॉइंट्स के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ना कार्टेशियन जो होता है वो दिखा देता हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सिंपल यही बात है। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, कुछ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई जो है पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव होता है। इतना तो सबको पता है। ये था एक बेसिक एग्जांपल। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट्स की। तो सिंपल, एक कार्टेशियन दे रखा है, ठीक है, ये है वाई एक्स, वाई डैश, एक्स डैश, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है, ये x1 y1, और एक पॉइंट है, चलो यहाँ ले लेते हैं, x2 y2, ये रहा। अब ये दो पॉइंट हैं, तो हमें अभी ये पूछा है कि सिंपली भाई इन दोनों का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, विच सेज इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, टी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपको ना एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि आपको ना 4 पॉइंट्स दे देगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स देती है। ठीक है, चलो मान ले, मैं इसे बना देता हूँ पहले पूरा। ठीक है, ऐसे आपको ना 4 पॉइंट दे देगा, ABCD, ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि भाई प्रूफ करो ये स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या है। अब आपको यहाँ पे पॉइंट्स तो दिए होंगे, यहाँ पे भी पॉइंट होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। अब आप कैसे प्रूफ करोगे कि भाई ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर के लिए ये जो चारों साइड है ना, इनको तो इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद यहीं पे मामला ख़त्म नहीं होगा स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के इसके बाद ये जो डायगनल्स है ना, ये BD AC, इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ करना है। एंड प्रूफ डायगनल्स आर इक्वल। अब आते हैं रोम्बस के ऊपर। अब रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे। अगर रोम्बस दिया, रोम्बस बोलेगा भाई रोम्बस बताओ है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी सेम है, प्रूफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। प्रूफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये जो चारों साइड्स है ना, इसमें भी रोम्बस में भी ना ये इक्वल होती हैं। अब तुम बोलोगे यार इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब दो, इसमें भी चारों साइड्स और इसमें भी चारों साइड, हम कैसे पता चलेंगे स्क्वायर है कि रोम्बस। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, ये स्क्वायर में डायगनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर में क्या होते हैं, चारों साइड भी इक्वल होंगी और डायगनल्स भी इक्वल होंगे। रोम्बस में डायगनल्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, जो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, प्रूफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड प्रूफ डायगनल्स आर इक्वल। सेम कहानी रेक्टेंगल की भी है। इसमें क्या करना है,
जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है ना, इसमें क्या होती हैं, ये साइड और ये साइड और ये दो साइड, ये दोनों इक्वल होती हैं, ये भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, ए बी सी डी, ये बी डी और ए सी, बी डी और ए सी ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये है रेक्टेंगल की कहानी। अब आते हैं उस पर, कौन सा बच गया, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम पे आते हैं। चलो, इसमें क्या करना है, प्रूफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अब तुम बोलोगे कि यार इसमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है। मैं बोलूँगा जैसे स्क्वायर और रोम्बस में था ना, डायगनल्स का फ़र्क, इसके डायगनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, डायगनल्स का। रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते। स्क्वायर के भी डायगनल्स इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस की सिर्फ चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगनल्स इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और वो डायगनल्स इक्वल हैं। पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आपको 4 पॉइंट्स दे देगा और पूछ लेगा कि ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या है, प्रूफ करो। तो आपको ऐसे डिस्टेंस फार्मूला से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट दे देगा, यहाँ पे कोई पॉइंट देगा, तो यहाँ पे आपको जैसे इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के आपको अगर इन दोनों के पॉइंट दिए हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे कराया था, कैसे निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे डिस्टेंस आता है जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना एग्जाम्पल देके। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बी सी का, सी डी का, ए डी का। ठीक है, अगर चारों साइड्स इक्वल हुई तो ये दो चीज़ें होंगी, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस। फिर इन दोनों में से क्लैरिफाई करने के लिए बी डी और ए सी को चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे करना है, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके, डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यार एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जैसे आपको मान लो 3 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स क्या हैं, चलो, एक ए है, ये है x1 y1, बी है, ये है x2 y2। ठीक है, एक सी पॉइंट दे रखा है, ये है आपका x3 y3। अब आपसे पूछेगा क्या ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। अब मुझे ना ये तीनों पॉइंट जो है एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है, जैसे मान लो ये है ए बी सी। अब वो पूछेगा यार मुझे ना इसका एरिया निकाल के दिखाओ। अब दो तरीके हैं, अब दो तरीके क्या हैं, एक है डिटर्मिनेंट और एक है डायरेक्ट इक्वेशन। अब वो इक्वेशन तो मैं लिख दूंगा, लेकिन पहले डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट का क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एक्चुअली, इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट का खींचेंगे हम यहाँ पे हाफ, याद है ना एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था। ये एरिया का नॉर्मल फॉर्म, ये ट्राइंगल का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अगर बेस हाइट ये सब दिए होती हो तो बच्चों वाली क्लास में करते थे। यहाँ पे आते हैं, तो इसमें क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार एक काम करो, हमें तो ना पूरी इक्वेशन ही लिख दो, हमसे मतलब इतना ज़्यादा ये सब होता नहीं है। तो चलो तुम्हें इक्वेशन भी लिख देता हूँ। जिनको अभी तक डिटर्मिनेंट नहीं आता वो ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की ये डायरेक्ट इक्वेशन है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये कैसे यूज़ होगी, अब सिंपल है यार, ये सब जो आपको ये पॉइंट्स दिए होंगे, बस ये पॉइंट डालना, आंसर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना वो यहीं से डिराइव हुआ है, लेकिन जिनको डिटर्मिनेंट नहीं आता है वो डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, बिकॉज ये थोड़ा ईजी रहता है। और अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो मैं प्रेफर करूँगा आप ये वाला यूज़ करें, और अगर नहीं आता है तो ये डायरेक्ट इक्वेशन है जो यहीं से डिराइव हुई है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ
कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ख़राब है बट कोई नहीं। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या तरीका है आओ देखते हैं। अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, अभी हमने लास्ट में क्या सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसी को यूज़ करके ये प्रूव होती है। अब कैसे होती है, मान लो आपको ना 3 पॉइंट दिए हैं, कोलिनियर पॉइंट्स तो पता नहीं क्या होता है, जैसे एक लाइन में ही पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इसमें ए बी सी, ये जो है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, इन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। अब इनको प्रूव कैसे करेंगे भाई, ए बी सी कोलिनियर है, बिकॉज एग्जामिनर भाई वही है, उनको नहीं पता कि यार ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में, वो बोलेगा भाई मुझे प्रूफ करके दे। तुम कैसे बोलोगे, ठीक है भाई अभी कर देता हूँ। अब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, जैसे वो ट्रायंगल वाला एरिया का फॉर्मूला था ना, वही यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स मान लो x1 y1 है, इसके x2 y2 हैं, इसके x3 y3 हैं, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तुम बोलोगे यार ये तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था। मैंने बोला बिल्कुल हाँ। तुम बोलोगे अब इससे क्या करें, मैंने बोला इसको 0 प्रूव कर दो, कोलिनियरिटी प्रूव हो जाएगी। तुमने बोला है ये तो बहुत इजी है। मैंने बोला बिल्कुल यार यही तो बात है, कोलिनियरिटी को इसी ऐसे ही प्रूव करते हैं। ये तीनों जो ए बी सी हैं वो ट्रायंगल तो बना नहीं रहे। अब ट्रायंगल अगर बन नहीं रहा तो उसका एरिया तो ज़ीरो ही होगा ना, जो चीज़ है ही नहीं उसका एरिया कहाँ से होगा, ये तो सोचो। अगर ये ए बी सी कोई ट्रायंगल बनाते तो उसका कुछ एरिया होता, ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा कॉज ये तो कोलिनियर है, इसलिए इनका एरिया ज़ीरो होता है। इसलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज़ करके कोलिनियरिटी प्रूव करते हैं, हमेशा ये दिमाग में रखना, ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। बस यही है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यही चीज़ है। कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक लाइन में लाई करें, और उनको कैसे प्रूव करते हैं, उन जो ये वाले फॉर्मूले से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसको इक्वल टू 0 कर दो। अगर 0 आता है तो कोलिनियर है, अगर 0 नहीं आता तो वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। आई होप यू गेट इट। सो गाइज नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला इज़ लाइक इंटरनल डिविजन एंड एक्सटर्नल डिविजन ऑफ अ लाइन। सो व्हाट इट इज़, लेट्स सी। सो फर्स्ट विल डू इंटरनल डिविजन, अंदरूनी भाग। पता नहीं हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, बहुत शर्मनाक बात है मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, लेट्स फोकस ऑन स्टडीज़। मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इसके ए बी करके लाइन है, x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट्स हैं लाइन के। अब एक कोई नया पॉइंट आता है, अब वो क्या करता है, सोचो क्या करेगा वो कुछ नहीं करता है यार, वो एक काम करता है, वो यहाँ पे ना, जैसे ये बीच में एक चीज़ आती है, वो इन दोनों चीज़ों को ना, ये जो लाइन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। पहले तो ये पूरी लाइन थी, बीच में बिंदु आ गया, ये पॉइंट, इसने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया m और n पार्ट्स में। ये m पार्ट हो गया, ये n पार्ट हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब तुम बोलोगे यार कि तुम ही बता दो। अब तुम अरे यार लेकिन फॉर्मूला किस चीज़ का बता रहे हो ये तो बताओ। मैंने बोला इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट्स आएंगे ना इसके, जैसे इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 है, यहाँ भी तो कुछ होंगे, x और y होंगे ना। हमें ये x और y के लिए फॉर्मूला चाहिए होता है। तो इस x और y का क्या फॉर्मूला होता है बता देता हूँ। x का क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। क्या मैंने बोला, m इंटू x2, m इंटू x2 प्लस m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। क्या बोला मैंने, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, ऐसे मल्टीप्लाई होता है m x2 n x1। x के लिए बोल रहा हूँ, ये n x1 अपॉन में क्या, m प्लस n, ठीक है। ये रेशियो होता है एक्चुअली, यहाँ पे 2:1 होगा, जैसे 2:1 होगा तो ये 2:1, या 3:2 होगा तो 3:2। तो एक तरह के नंबर्स होते हैं, और यहाँ पॉइंट्स तो ऑब्वियसली नंबर्स ही होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई वगैरह करके एक प्रॉपर एक नंबर आता है। ये x के लिए हो गया। y के लिए क्या फॉर्मूला होगा, y के लिए होगा m y2
प्लस एन वाई वन, समझ रहे हो, एन वाई वन अपॉन वाई एम प्लस एन। ये है आपका बहुत इजी सा सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। अब एक और चीज़ देखेंगे जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, जो बाहर से डिवाइड करता है। ठीक है, ये तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला है इसका। इस पे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएगा यार कि यहाँ ये बोलेगा कि एक लाइन है जिसको 2:1 में डिवाइड किया गया है एक पॉइंट से, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होंगे, ऐसे। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अब एक्सटर्नल डिवीजन पे। ठीक है, वो क्या था, इंटरनल, जब उसे अंदर से काटते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये ए बी एक लाइन है और इस ए बी लाइन को बाहर से किसी ने डिवाइड किया है, मतलब बाहर से एक पॉइंट है। ये ए बी एक शांत खुशहाल ज़िंदगी वाली लाइन थी, जैसे मैरिड कपल्स होते हैं। अब बाहर से कोई एक्सटर्नल कोई चीज़ आती है तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाती हैं चीज़ें। हमेशा क्या होता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो वही इस लाइन के साथ हुआ। पहले ए बी बहुत खुश थे, बाहर से सी आया, उसने उनको डिवाइड कर दिया एम और एन पार्ट्स में। तो अब ये सी बोलता है भाई मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए, मुझे भी मेरे कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब भाई अब इसमें क्या करें, हमें इंटरनल का तो पता था कि जो इंटरनल मैटर होता है वो तो ईजीली सॉल्व हो जाता है, एक्सटर्नल मैटर इतनी जल्दी ईजीली सॉल्व नहीं होता। तो उसके लिए क्या है, अब ये सी ने बोला भाई मुझे मेरे कोऑर्डिनेट्स बताओ। मैंने तो ये एम और एन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हम करते हैं, तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, एम इंटू एक्स वन, ये एम इंटू ये एक्स टू, एम एक्स टू माइनस एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, इसमें माइनस चलता है बाबू, एम माइनस एन। और y के लिए y इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ये रहा फॉर्मूला, इजी सिंपल। ये है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, वो था इंटरनल के लिए। और ये भी बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें सी जो है वो बाहर से डिवाइड करता है, एम बी, ये ए बी लाइन है, इसको बाहर से डिवाइड करेगा एम और एन पार्ट्स में, ऐसे इसका ये फॉर्मूला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये बीच का बंदर, मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये जैसे ए और बी लाइन है। अब एक पॉइंट है सी, वो इस लाइन को 1 और 1 में डिवाइड कर रहा है सॉरी, कैसे डिवाइड कर रहा है, 1:1 में या 2:2 में या 3:3 में या सो ऑन। वो सब 1:1 ही आता है, उसको कट पिटा के वो 1:1 हो जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 1:1 में अगर कोई लाइन को डिवाइड कर रहा है, जैसे ये है x1 y1, ये है x2 y2, ए बी को ये सी पॉइंट 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस ए के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे हम बताएंगे, तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस क्यों, क्योंकि ये सी जो है ये एकदम मिडल में है ए और बी के। ठीक है, तो अब इसके क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये इजी सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा, ये भी बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अब ये सब होते क्या एक्चुअली में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेंट्रॉइड पे आते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे ये ए बी सी है, इसका जो सेंटर होगा उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, और इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जी कैसे भी कर सकते हो, बट मैं जी से करता हूँ। तो ये सेंट्रॉइड है, ये सेंटर पे होता है, सेंटर पार्ट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसके x और y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने होते हैं। तो x कोऑर्डिनेट के क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y का अब आप खुद ही बना सकते हो, y का y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये है सेंट्रॉइड के फॉर्मूले। ठीक है, ये है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल
and its formula is this. I have written it, so I hope you guys know it. What is in center? In center क्या होता है? Sorry, yeah. What is in center? This is interesting. Now tell me what is it? So यार इन सेंटर क्या होता है? ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, इनसे जब आप ऐसे आते हो, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ जो मिलेगा ना आपको, ये इसे हम इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर। इसको चलो मैं मान लेता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे रिप्रेजेंट करूँ? इन सेंटर से। चलो आई से ही कर लेता हूँ, आई से। यह होता है इन सेंटर। इन सेंटर किससे होता है, किससे डिफाइन होता है? डिफाइंड बाय एंगल बाय सेक्टर्स। ये किससे डिफाइंड होता है? डिफाइंड बाय एंगल बाय सेक्टर। इसे एंगल बाय सेक्टर्स से बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये वही है, ए x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, और ये x और y फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। तो इसका क्या होता है? x इक्वल टू a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। y क्या होता है? a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब तुम बोलोगे यार ये ए बी सी क्या है? तूने तो यहाँ पे ए बी सी कहीं लिखा ही नहीं। यहाँ तो चल x1 y1 हो जाएगा, यहाँ x2 y2 हो जाएगा, यहाँ x3 y3 हो जाएगा। अब ये ए बी सी क्या चीज़ है भाई? ये ए बी सी क्या लफड़ा है? ए बी सी क्या चीज़ है? ए बी सी भाई ये है ए बी सी, ये लेंथ, ये साइड लेंथ जो है। अब ये फाइंड करना, अब ये मत पूछ लेना मेरे से कि ये कैसे फाइंड करेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये मत पूछ लेना मेरे से ए बी सी कैसे निकालेंगे। सिंपल मेरी जान, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है किट्टू? ओके, ठीक है भाई लोग, किडोज, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ए बी सी निकल आएगा, ए बी सी निकल आएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब पता है तुम्हें, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर्मूला लगाना, इन सेंटर आ जाएगा। सेंट्रोइड का तो चलो इजी सा ही है, ये थोड़ा सा याद करने वाला है, तो ये याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अगला है सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर वो होता है जिसका डिस्टेंस हर साइड से इक्वल होता है। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। व्हाट इज सरकम सेंटर? इट इज़ अ equidistant from all sides. Okay guys, it is equidistance from all sides। ठीक है, इसे हम कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार इसे निकालने का तरीका बता दो एक बार। अब मैं बोलूँगा यार एक काम करो, अब इसका तो मैं फॉर्मूला तो यार बहुत अजीब सी हो जाएगी चीज़। तो इसके लिए ना मैं एक सिंपल छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, लिख लेना अपने कागज़ों में। इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी सिंपल ट्रिक है, एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल में ना एक, चलो ये ट्रायंगल लेते हैं एग्ज़ाम्पल में। चलो यार ठीक है, कर ही लेते हैं। थोड़ा एग्ज़ाम्पल में टाइम लग जाएगा बट कोई नहीं, करते हैं। ये है ए, ये मान लो 1 2, ये है बी, ठीक है। इसे कुछ भी मान लो, ये मान लो 2 1, ये मान लो 3 2, ऐसे करके। फिगर पे मत जाना, कार्टेशियन में जाके बना रहे हो और बोलो कि यह तो कोई ट्रायंगल, ऐसा होता ही नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, अब क्वेश्चन पूछा है ये सरकम सेंटर फाइंड करो, ये जो सी है ये फाइंड करो। ठीक है, ये फाइंड करने को बोला और ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए बी सी डी। ऑप्शन में कुछ भी दे रखा है, ये 5 3, यहाँ पे दे रखा है 4 2, यहाँ दे रखा है 3 1,
यहाँ दे रखा है 2 1। अब ये निकालने के लिए पता है क्या करना है? अब तुम्हें मैंने अभी क्या बताया कि ये जो सर्कम सेंटर होता है वो सारी साइड से ना इक्वल डिस्टेंस होता है। मतलब ये साइड भी, ये साइड भी और ये साइड भी, ये सब क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हम लोग यार, ये तो तूने पहले ही बताया, तो इसका और इससे क्या रिलेशन है भाई? मैं बोलूँगा भाई बिल्कुल है। तो ना यार, जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हो जिसमें तीनों साइड दी हैं और तुमसे पूछ रहा है सर्कम सेंटर और ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ मत करना। हर साइड, ये तीनों साइड्स ना, ये तीनों साइड का सारे ऑप्शंस के साथ डिस्टेंस निकालना। कैसे? पहले चलो ए ऑप्शन पकड़ लेते हैं। ए ऑप्शन को पकड़ा 5 3 से, इसका इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, इन दोनों का डिस्टेंस निकाला। अगर ये सारे डिस्टेंस सेम आ गए, मान ले ए से जब निकाला वो आया तेरा कुछ, मान ले कुछ भी यूनिट्स आ गया, मान ले 7 यूनिट। बी से जब डिस्टेंस निकाला, मतलब ए और ए ऑप्शन, ए का इससे जब 1 2 का 5 3 का जब डिस्टेंस निकाला, तो वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, तुम सॉल्व मत करने लग जाना कि यार नहीं नहीं कुछ गलत ही आता है। बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, ताकि तुम समझ जाओ। तो ए का इससे जब डिस्टेंस निकाला तो 7 आया, बी का इससे जब डिस्टेंस निकाला वो भी 7 आ गया, सी का इससे डिस्टेंस निकालने पे भी 7 आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये जो पॉइंट है वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। आंसर क्या आएगा? ए। टिक क्या करेंगे? ए। ऐसे निकालते हैं सर्कम सेंटर। ये है ट्रिक। इसे लिख लो, कहीं भी लिख लो, ठीक है? लिख मैं नीचे दूंगा, लेकिन अभी तुम समझ लो एक और बार, एक और बार प्यार से समझा रहा हूँ। सर्कमटेंस सेंटर क्या होता है? वो सारी साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है। ये जो है वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है। तो इस चीज़ का यूज़ करके हमने ट्रिक कैसे बनाई? हमसे इसने क्वेश्चन दिया, हमें 3 साइड, ये 3 वर्टिसेस दी, और हमें इतना पता था कि जो सर्कम सेंटर होता है ना, ये सी, ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंट है। तो इन चारों में से अगर कोई सा भी एक सर्कम सेंटर है, तो इन चारों में से जो भी सर्कम सेंटर है वो तीनों से इक्वल डिस्टेंट होगा। अब मान ले वो ए नहीं होता, वो चल मान ले ये सी होता, ये सी होता, ठीक है? अगर ये सी होता तो हम क्या करते? ए और सी का डिस्टेंस निकालते, फिर ये बी का इससे निकालते, सी का इससे निकालते, और अगर तीनों का सेम आ जाता तो हमारा आंसर क्या होता? सी। इसके साथ अगर तीनों का डिस्टेंस सेम आया तो ये होगा, इसके साथ आया तो ये होगा, ये आया तो ये होगा। ये है एग्जाम्पल के लिए, मैं नीचे लिख देता हूँ। इसके लिए क्या करना है? ये निकालने के लिए सारी गिवन वर्टिसेस का ऑप्शंस के साथ डिस्टेंस निकालो, जिस ऑप्शन से सारी वर्टिसेस का डिस्टेंस सेम आ गया, वही आंसर है। इसे कोरे पन्नों में कहीं भी लिख लो। बहुत प्यारी चीज़ बताई है मैंने अभी अभी। क्या बताई मैंने? सर्कम सेंटर निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस का ऑप्शंस के साथ डिस्टेंस निकालो। ये नहीं एक का निकाल लिया, दो का निकाल लिया, दो का सेम आ गया और तुम खुश हो गए यार यही ऑप्शन, ना। तीनों का मेरे भाई, तीनों का निकालना पड़ेगा। तीनों का ऑप्शंस के साथ डिस्टेंस निकाला, जिसके साथ सारे डिस्टेंस सेम आए वही ऑप्शन करेक्ट होगा। मान ले इसके साथ तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस सेम है, आंसर ये है। अगर इसके साथ तीनों वर्टिसेस का आंसर ये डिस्टेंस सेम है तो आंसर ये होगा। बस ये ध्यान में रखना। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वापस यार रिवाइंड कर लेना वीडियो, लेकिन गलती मत कर देना समझने में। अगर गलती कर दी तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। एक और बार देख लो, ये है सरकम सेंटर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है?
ऑर्थो सेंटर यार वो चीज़ होती है जो ऑल्टीट्यूड से डिफाइंड होती है। किससे? डिफाइंड बाय ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से मैंने इस पर खींचा, मतलब सी से मैंने इस पे परपेंडिकुलर खींचा, बी से मैंने यहाँ खींचा, तो ये जो कॉमन पॉइंट है ना भाई, इसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। बस फिलहाल ऑर्थो सेंटर के लिए यही ध्यान रखो। अब तुम बोलोगे ऑर्थो सेंटर कैसे निकालें, तो यार उसका मैं अभी तरीका बताने वाला हूँ अभी, तो ठीक है। अब यार एक रिलेशनशिप बताने वाला हूँ मैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। ये एक रिलेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये रिलेशन तुमने ढंग से पढ़ लिया, ठीक है, ये रिलेशन तुमने ढंग से समझ लिया, तो अगर तुम्हें कुछ भी दिया होगा ना तो तुम आराम से वो चीज़ बता सकते हो, ठीक है। तो रिलेशन तैयार करें, चलो ठीक है। अब मैं तुम्हें रिलेशन समझाता हूँ क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन OGC, इन सेंटर के साथ नहीं होता यार कोई रिलेशन, इसके साथ होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। क्या? सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया ना अब कि भाई ये सर्कम सेंटर कैसे डिवाइड करता है। तब समझ आ गया होगा अब तुम्हें कि भाई ये जो है, ये सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे इससे हमें क्या फ़ायदा? मैंने बोला ये था, इससे पहले तुम्हें क्या बताया था? ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका बताऊंगा। ये है वो तरीका भाई। अगर सेंट्रॉइड दिया है x1, चल मान ले x और y दे रखा है, ये है x1 y1, ये कॉमा है, ठीक है, बीच में, और ये मान ले ये है x2 y2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। अगर तुमने सेक्शन फॉर्मूला वाला अभी तुमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, अगर थोड़ा सा भी चुच्चू सा भी समझ आया होगा ना, तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। कैसे? तुम सेंट्रॉइड निकाल लोगे अगर तीनों वर्टिसेस दी होंगी, तो कैसे निकालोगे? अभी बताया था, याद होना चाहिए तुम्हें। सर्कम सेंटर निकालने की अभी चीज़ बताइए कैसे निकालोगे, ठीक है। पता चल जाएगा तुम्हें सर्कम सेंटर कैसे निकालना है, ठीक है। अब तुमने सर्कम सेंटर अगर तुम्हें पता है और सेंट्रॉइड तुम्हें पता है, मान ले तुम्हें सर्कम सेंटर दे रखा है, सेंट्रॉइड भी तुमको पता है, तो तुम कैसे निकालोगे? सिंपल है यार, ऑर्थो सेंटर का सिंपल एक चीज़ है। ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका यही है कि बस वो सेक्शन फार्मूला जो है वो लगाना है तुम्हें। अब कैसे लगाओगे? ये x इज इक्वल टू, जो x दिया होगा उसको यहाँ लिखोगे, इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 अपॉन 2+1 मतलब 3। ऐसे करके कर देना। ये x2 और x1 तो तुम्हें x2 तो दिया ही होगा, x1 फाइंड करना है, तो बस 3 इक्वेशंस दी होंगी, चौथी फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? मान लो x दिया होगा इज इक्वल टू 2 × x2 प्लस 1 × x1, ये नहीं दिया होगा, ठीक है, ये x1 नहीं दिया होगा, x2 दिया होगा, ये 1 × x1 अपॉन 2+1 3। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2y2 प्लस 1y1 अपॉन 3। ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये तो नंबर है ही, ये 2 × नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, सब दिया होगा। x1 फाइंड करना होगा, इसमें भी ये दिया होगा, ये दिया होगा, और ये दोनों तो हैं ही, ये सब दिया होगा, ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हें ये सब चीज़ दी होंगी तो मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम x1 और y1 फाइंड कर लोगे, ठीक है। यही एक तरीका है यार। और ऑर्थो सेंटर का एक और शायद फॉर्मूला है, वो मैं तुम्हें अभी लिख देता हूँ, वो भी तुम याद कर सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। और इससे पहले मैं तुम्हें ना एक और चीज़ बता देता हूँ। तुम बोलोगे कि यार ये ऑर्थो सेंटर का हमें तुम फॉर्मूला लिख के दे दो, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। फॉर्मूला ऑफ ऑर्थो सेंटर इज़ वे टू कॉम्प्लिकेटेड यार, तुम उसे याद भी नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते, एक बार गूगल करना फॉर्मूला ऑफ ऑर्थो सेंटर, पता चल जाएगा। वहाँ पे ना तुम देख लेना फॉर्मूला, फिर तुम बोलना यार कि छोड़ भाई यही ठीक है, इसी से कर लेंगे हम। तो ठीक है यार, ऐसे कर लो। जब तुम्हें सर्कम सेंटर और ये सेंट्रोइड पता हो तो ऑर्थो सेंटर अपने आप निकाल सकते हो, मैंने बताया भी कैसे, तो ऐसे कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइंस पे। अब सीधी बात है यार, स्ट्रेट लाइंस में तो आपको पता है, बच्चे तो हो नहीं, स्ट्रेट लाइंस होती क्या है। तो स्ट्रेट लाइंस की एक इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन जैसे कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस की एक कॉमन इक्वेशन है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो x एंड y है ना, x y पॉइंट्स satisfy the equation। इस इक्वेशन को एक्स वाई पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। मतलब एक्स वाई की जगह अगर यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे तो उन सबको पूरा कैलकुलेट करके ज़ीरो आएगा। ठीक है, समझ आ गया? मान लो मैंने एग्जांपल लेता हूँ, 3x प्लस चलो प्लस 2y, ठीक है, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई एक 1 पॉइंट है। पहले ही बता रहा हूँ एक्स वाई कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि एक जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, पता नहीं कितने सारे पॉइंट होंगे, तुम गिन भी नहीं पाओगे। ये ए बी जो लाइन है ना, इसमें पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे, तुम गिन भी नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं है एक्स वाई सिर्फ एक ही पॉइंट होगा ना, एक्स वाई कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सब इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे अगर वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पे भी है ना, ये वाला पॉइंट भी है, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। वो यहाँ पे भी है ना, वो भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे भी है ना, तो भी करेगा। जितने पॉइंट्स इस लाइन पे जिस इस लाइन पे लाई करेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस लाइन की इक्वेशन ये है, मतलब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसको क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करेंगे। मान लो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 1 तो अब देखते हैं सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। अगर ये 1 इसको सेटिस्फाई करता है तो मतलब ये इस लाइन में लाई करता है, अगर नहीं करता तो नहीं करेगा। तो लेट्स पुट इट, एक्स की जगह क्या रखें 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 -5 इज इक्वल टू 0, मतलब 3 + 2 - 5 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रहा है, 5 - 5 0 होता है, तो मतलब 1 जो है वो यहाँ लाइक करता है। अब तुम समझ गए क्या सीन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई आर द पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, एंड इफ द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल बताया कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो इस लाइन पे लाई नहीं करते। आई समझ बात? आगे बढ़ते हैं। अब स्लोप बताता हूँ। अब भाई स्लोप क्या होता है ना, स्लोप बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब मान लो ये है, अब मान लो कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई, एक्स डैश वाई डैश। स्लोप क्या होता है, मान लो ये लाइन है। अब स्लोप क्या होगा, ये एक लाइन है ए बी, इसका स्लोप क्या होगा, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव कौन सी, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, in the positive direction of x axis where the line cuts the x axis। जहाँ पे भी वो कट करेगा, जो भी सीन है यार, समझ रहे हो ना तुम, मतलब बात समझो मेरी। अगर मान लो ये ऐसे लाइन x है और y एक्सिस को कट कर रही है यहाँ से, और इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से जो हम एंगल लेंगे ना, ये थीटा, यही इस लाइन का स्लोप होता है। समझ रहे हो? ठीक है, ये इस लाइन का स्लोप होता है। समझ आई बात? और इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम, tan थीटा। समझ आई? tan थीटा इसलिए लिखते हैं, वो तुम
अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बस यहाँ मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहता था। अगर ये लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो हम थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऐसे जाते हैं हम, ठीक है। हमेशा ऐसे जाएंगे, ना कि उल्टा, ये नहीं करेंगे, ऐसे जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऐसे, ठीक है। वरना यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ पे तो ये वाई नेगेटिव हो जाएगी ना, ये वाई नेगेटिव हो जाएगा ना, ये वाला जो है। तो हम हमेशा ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा इस साइड जाएगा, थीटा ऐसे कैलकुलेट होगा। तो ये जो थीटा है इसी को हम स्लोप बोलते हैं। बस ये तुम्हें एग्जांपल एक समझाने के लिए बताया था। अब तुम्हें बताता हूँ स्लोप कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मेन बात है। ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आओ आगे बढ़ते हैं। तो यार स्लोप कैलकुलेट करने के काफ़ी तरीके होते हैं। तो स्लोप हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको मान लो आपको ना एक लाइन दे रखी है, जैसे ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक लाइन है, इसका बोले तुम कि भाई इसका ना स्लोप निकालो, तो तुम इसका स्लोप कैसे निकालोगे? अब तुम बोलोगे यार कि स्लोप का कोई बढ़िया सा फॉर्मूला बता। मैं बोलूँगा कुछ मत करना, ये लाइन दे रखी है ना माइनस ए बाई बी, ये रहा स्लोप। तुमने बोलोगे कि भाई ये क्या कर दिया तूने? मैं सिंपल यार, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको माइनस और बी नीचे, बस ये है स्लोप। ये इस लाइन के लिए है। अब स्लोप के और भी फॉर्मूले हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये तो बस एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये एक ट्रिक है एम फाइंड करने की, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता भी होगी। बस ये एक ट्रिक है। अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपको स्लोप फाइंड करना है, तो आप ऐसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो माइनस ए बाय बी से। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि स्लोप एक्चुअली क्या होता है, तो यार अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यार स्लोप कुछ नहीं होता है। मान लो आपको ना जैसे ये लाइन दी है, ठीक, ये है एक लाइन फ्रॉम ए टू बी, और इसके पॉइंट्स हैं x1 y1, इसके हैं x2 y2। तो हम इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होगा इसका स्लोप। ये ऐसे निकालेंगे। अगर एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम उसका स्लोप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है। अब स्लोप को हम एक्चुअली में कहते क्या हैं? स्लोप यार एक क्या होता है एक्चुअली में ना, टैन थीटा होता है। पता है, ये तो टैन थीटा ही होता है ना स्लोप। अब तो मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, सॉरी ये एक लाइन है, ये ऐसे पास कर रही है, तो ये जो होगा ना, ये थीटा, ये एक्चुअली टैन थीटा होता है। ये स्लोप होता है एक्चुअली, ठीक है। ये होता है स्लोप। समझ आ गया? तो स्लोप टैन थीटा। अब एक काम करो, ये आ गया, मान लो ये m है, ये स्लोप फाइंड करना बता दिया। और मैंने अभी बताया था ये जो अगर इक्वेशन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका स्लोप क्या होता है? माइनस ए बाय बी। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका स्लोप क्या होगा? -3/4। ये होगा इसका स्लोप, ठीक है। समझ आया? बस ये चीज़ है स्लोप फाइंड करने का, ये चीज़ है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं स्लोप के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर पॉइंट्स दिए हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है स्लोप का, ये जो है। अगर ये इक्वेशन दिए तो डायरेक्टली स्लोप ऐसे निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगला जो है वो है लाइंस। तो इसमें क्या दे रखा है? इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन स्लोप ऑफ द लाइन इज टैन थीटा। इसका क्या मतलब है? ये जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब ये लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा बना रही है। ये तो मतलब मान लो इसका वो हो गया, क्या बोलते हैं, एंगल हो गया, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या होता है? ये स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? ये टैन थीटा होता है। क्या होता है स्लोप? इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। समझ आया? सिंपल है, बस कुछ नहीं है। इफ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन स्लोप ऑफ द लाइन इज टैन थीटा, ठीक है। अभी मैंने जो बताया था ना वो स्लोप निकालना, कैसे निकालते हैं स्लोप, वो यही चीज़ है, ठीक है। m इक्वल टू टैन थीटा होता है, ठीक है। आ गया समझ? सेकेंड पॉइंट जो है वो है इसका, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मतलब समझ आया? अगर ये है, ये y है, ये x एक्सिस है। अगर कोई x एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल मतलब कोई थीटा नहीं बन रहा,
मतलब क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो वही है, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज़ 0। क्यों? क्योंकि tan थीटा 0 को यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल ही नहीं है, पैरेलल है। समझ रहे हो, बात समझ गया ना, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, तो कोई एंगल तो बन नहीं रहा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब एक और पॉइंट है, इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपको हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ बताऊँगा अभी कैसे, ठीक है। ये समझने के लिए पहले आपको मैं ये बताता हूँ, अभी tan थीटा 0 क्यों हुआ, मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब थीटा तो 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ, tan 0 डिग्री क्या होता है, 0, वही तो है। tan थीटा तो 0 है, मतलब tan थीटा जो है वो 0 है। tan थीटा 0 कब होता है, जब tan मतलब जो थीटा है वो 0 हो। टेबल पता है ना आपको, साइन कॉस tan वाली, कि tan 0 0 होता है, समझ गए। तो ये इसमें क्या हुआ, ये देखो, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो थीटा क्या हुआ, 0, कॉस पैरेलल है, थीटा 0 हो गया, तो tan थीटा 0 मतलब tan 0 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या सीन होता है, ये देखो, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, बन रहा है ना 90 डिग्री। तो सिंपल, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यही चीज़ है यहाँ पे। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज tan 0 इज इक्वल टू 0। समझ गए होगे यहाँ पे मैंने कैसे बताया था, पैरेलल है, कोई भी एंगल नहीं है, तो 0 है। यहाँ पे इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसे, और वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री मतलब स्लोप क्या हो गया उसका, tan 90। और तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, बिकॉज tan 90 डिफाइंड नहीं होता है। आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम एंगल बिटवीन टू लाइंस पे। अब मान लो आपको 2 लाइंस दी हैं, ये है लाइन 1, ये है लाइन 2। इस लाइन का जो स्लोप है, मतलब जो m है वो है m1, इसका है m2। अब आपसे पूछे कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का, अगर एंगल बिटवीन हमें लाइंस निकालना हो तो। बात समझ आई। अब ये तो तुम समझ गए होगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है। अगर 2 लाइन है, उनका वो 2 लाइन है, अब एक लाइन का कैसे स्लोप निकालते हैं मैंने अभी बताया था। अगर मान लो ये एक लाइन है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, दोनों के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता है, y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1 जो भी बताया था। या तो अगर इस वे में नहीं दे रखी है और दूसरी तरीके में दे रखी है लाइन, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में दे रखी है, तो इसका कैसे निकालोगे, माइनस ए बाई बी। ऐसे तुम m निकाल लोगे, ठीक है। ये दोनों लाइन का तुमने m निकाला, और उन दोनों लाइन का m निकालने के बाद तुमने उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाला। मतलब ये मान लो 2 लाइन्स हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो एक, ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है, ये ए बी और ये सी डी। तुमसे बोला गया कि पहले तो ये बताओ, मतलब सिंपल तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा वो, कि भाई इन 2 लाइंस के बीच का एंगल क्या है। अब तुम इन ये जो ए बी और सी डी है, इसके बीच का एंगल कैसे निकालोगे। पहले तो बात, तुम ए बी का स्लोप निकालोगे, क्या निकालोगे, ए बी का एम निकालोगे, ठीक है, m1 ले लेंगे उसको। फिर क्या करोगे, तुम सी डी का m2 निकालोगे। फिर एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी निकालोगे। कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके। आई बात समझ में, इजी समझ आया। वापस बता देता हूँ, ये देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये स्लोप निकालने के तरीके बताए थे। अगर ऐसे लाइन दी है तो ऐसे निकालोगे, ये वाले फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे दी है तो माइनस a बाई बी। अब मान लो ये एक लाइन है जिसके तुम्हें पॉइंट्स दे रखे हैं, तो तुम ये वाला ऐसे ऐसे करोगे, पहले ए बी का एम निकालोगे, सी डी का एम निकालोगे, फिर एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी निकालोगे, ये यूज़ करके। अब इसी तरीके से मान लो तुम्हें 2 लाइंस दिए हैं, सिर्फ इक्वेशन दी है, क्वेश्चन में इक्वेशन दी है कि फाइंड एंगल बिटवीन 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड
4x माइनस चलो क्या कहते हैं ऐसे 16 ले लो। 4x माइनस 16y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें बोला है इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो आंसर में क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप क्या होगा, -3/4 माइनस ए क्या है इसका 3 माइनस a/b, मतलब इसका स्लोप क्या होगा, ये हो गया m1। m2 क्या होगा -4 अपॉन -16, बिकॉज बी तो पॉजिटिव, बी तो जैसा है वैसे ही रखना है, बस ऊपर वाले को नेगेटिव करना होता। अगर यहाँ -4 होता तो माइनस इंटू -4 +4 होता, तो यहाँ +4 आता, लेकिन यह पॉजिटिव है तो यहाँ हो गया -4, बिकॉज -a/b है। अब तुम इतना तो कर ही लोगे यार, इतना तो तुम समझदार हो ही। ये माइनस प्लस वाला तो सीन तुम खुद ही समझ जाओगे। इसका सिंपल ये -a/b फॉर्मूला होता है, चाहे यहाँ पे माइनस हो प्लस, जैसा होगा वो तुम अपने आप देख लेना। अगर -a होगा तो वो +a हो जाएगा, बिकॉज वही तो माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस होता है। ये तो चलो यार बेसिक चीज़ है, बस तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब ये क्या हो गया -16, ये क्या हो गया m2। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/4, कॉस माइनस माइनस कट जाएगा और 4 से 1/4। ये m1 आ गया, ये m2 आ गया। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या आएगा इसका, सॉल्व करोगे, अब तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो बट मैं फिर भी कर देता हूँ। ये क्या होगा 1/4 माइनस माइनस का 3/4 1 प्लस 1/4 इंटू -3/4। अब ये भी सॉल्व कर लोगे या मैं कर ही दूँ, चलो कर ही देता हूँ, फिर तुम बोलोगे यार तुम करते उड़ते कुछ हो नहीं सॉल्व। यहाँ कर देता हूँ साइड में, यहाँ तक हो गया 1/4 प्लस 1/3, वो प्लस 3/4 हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 अपॉन यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1/4 इंटू -3/4 क्या होगा -3/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया -1 प्लस -3/16, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, अभी मैंने ब्रैकेट खोला नहीं है, तो ये क्या हो गया 1/4 प्लस 3/4 क्या हो गया 4/4, मतलब 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4/4 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा ना, माइनस आ जाएगा 1 माइनस 3/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ और ले चलते हैं, चलो ठीक है। 4/4 क्या हो गया 1, 1 माइनस 3/16 क्या हो गया 1 माइनस 3/16 क्या हो गया, कैलकुलेट करो 13/16। ठीक है, ये क्या हो गया 16/13, ये आंसर है। भाई साहब तुम बोलोगे तो बड़ा इजी है, मैंने बोला हाँ। ये दो लाइन दी थी, m1 m2 पता चल गया इस वाले फॉर्मूले से। अगर ऐसा दिया होता तो पहले ab का m1 निकालते, cd का m2 निकालते, वो x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से। उसके बाद सेम प्रोसीजर जो यहाँ से शुरू किया यहाँ तक जो आया ऐसे करते। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, बस इन दो फॉर्म्स में तुम्हें लाइन्स दी होंगी और उनका तुम्हें m1 निकालना है, m2 निकालना है, उसके बाद एंगल बीच का निकालना है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ जो मैंने पिछले वाले में नहीं बता पाया वो ये था कि जो ये है ना, इसके बाहर हमेशा मॉड लगता है, बिकॉज एंगल हम नेगेटिव में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बस मॉड लगा लेना, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो है ना इस फॉर्मूले में बस ये मॉड और लगा लेना। ठीक है, मॉड इसलिए कि यार कभी कभार ना ये नेगेटिव आ जाता है, क्या पता m2 छोटा हो m1 बड़ा हो तो इसलिए नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए हम ना या तो m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 जैसे करना है वैसे मर्जी कर सकते हो तुम, दोनों ही सही है। बस बाहर मैंने मॉड इसलिए लगा दिया कि अगर तुम m1 को आगे लोगे या m2 को पीछे लोगे तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस इसलिए हम मॉड लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे tan थीटा क्या आया, tan थीटा को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया पॉजिटिव 16/13 आया ना, इसलिए पॉजिटिव ही आना चाहिए, सॉरी इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं। ठीक है, अब तो मैं इसमें चलो ठीक है क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब मान लो तुम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड। बात ख़त्म यार, सिंपल है, बस मॉड लगाना था और कोई दिक्कत नहीं है। तुम कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब एक चीज़ पढ़ते हैं, कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल। क्या, पैरेलल। आपको दो लाइंस दिए हैं, अब दो लाइन पैरेलल कब होंगी, मान लो ये दो लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये L1 है, ये L2 है। अब एक बात बताओ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी। अब तुम बोलोगे यार ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब मैं बोलूँगा इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट जब नहीं करेंगी जब इनके एंगल का थीटा कुछ होगा ही नहीं।
मैं बताया था ना, जो पैरेलल चीज़ें होती हैं उनके बीच का कोई एंगल ही नहीं होता है, बिकॉज वो पैरेलल है। तो सेम अब ये दोनों लाइंस क्या बोलते हैं, पैरेलल कब होंगी, जब इनके जो टैन थीटा है, जो मतलब टैन थीटा मतलब ये जो थीटा जो है इनके बीच का जो थीटा है वो ज़ीरो होगा, तभी तो पैरेलल होंगे ना। कोई एंगल होगा तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, तो पैरेलल नहीं होंगी, तो इनके बीच का थीटा ज़ीरो हो, मतलब टैन ज़ीरो इक्वल टू क्या, ज़ीरो। मतलब इस वाली इक्वेशन को अगर हम, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, चलो इसको ना सॉल्व करते हैं इस वे में। तो यहाँ पे हम पहले से पता है हमें टैन ज़ीरो है, ठीक है, टैन ज़ीरो। तो ये क्या है, मान लो हम, चलो उससे चलते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करते हैं। टैन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये जो डिनोमिनेटर है वो उसे इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, कॉज डिनोमिनेटर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, नेगेटिव को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, m2 इक्वल टू m1। ये रहा आपका प्रूफ कि भाई जब जब भी लाइंस पैरेलल होंगी, यहाँ पे लिख लो, इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2। सीधी बात, नो बकवास, ये बात है बस। आ गया समझ, बस यही बताना चाहता था मैं, ठीक है। अब एक और चीज़, इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है, ठीक है। पहले तो स्लोप भी सेम होगा, उसके बाद ये भी सेम होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद कर लेना। ये बस मैंने डिराइव करके दिखाया। कई कई बुक्स में जाओगे ना, डायरेक्टली तुम्हें ये दोनों लिखे मिल जाएंगे, लेकिन ये डेरिवेशन नहीं मिलेगी। ये डेरिवेशन ईजी है, कुछ नहीं है, बस इनका थीटा ज़ीरो होता है, हमने ज़ीरो पुट किया। अब टैन थीटे का जो फॉर्मूला था वो किया, इसको इधर ले गए, ज़ीरो आ गया, m2 माइनस m1, इसको इधर ले गए, ज़ीरो आ गया, m2 माइनस m1 इक्वल टू ज़ीरो, इधर ले गए m2 इक्वल टू m1, ये m1 इक्वल टू m2। सीधी बात है ना, उसी को हमने लिख दिया यहाँ पे, इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2। जो दोनों का स्लोप है वो सेम होगा, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम। बात समझ आई। और अगर लाइन पैरेलल है तो ये क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। चलो इसको भी ना मैं तुम्हें आगे नेक्स्ट पेज पे ना डिराइव करता हूँ, आता हूँ, मज़े आएंगे इसमें भी। तो ये जो m1 बाई m1 इक्वल टू m2 था, ये तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। ये एक चीज़ तो समझ आ गई। ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कहाँ से आया, ये भी ये चीज़ तो तुम्हें याद तो करनी है, बट मैं तो डिराइव इसलिए करवा रहा हूँ तो ताकि यार तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। अब मैंने तुम्हें बताया था कि यार जो स्लोप निकालना है ये वाले फॉर्म का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका क्या होता है, इसका स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई बी, यही होता है। चलो हम इसको ना एक a1 b1 और c1 ले लेते हैं, इसको ले लिया, ये है लाइन 1, इसका स्लोप क्या हो गया, माइनस a1 अपॉन b1, ठीक है। अब L2 है, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस a2 अपॉन b2, ठीक है। अब ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया, ये इसका m1 हो गया, ये तो जो है ये m1 ही होता है ना, स्लोप ही होता है ये, और ये इसका m2 हो गया। इस कंडीशन को अप्लाई कर दें तो क्या हुआ, m1 इक्वल टू m2, मतलब माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2, ठीक है। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। अब हमने क्या किया, a1 इधर लिया, b1 उधर चला गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, हो गया डिराइव, सीधी बात, नो बकवास। आई समझ में, आई होप तुम्हें ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये होता है, समझ आई बात। और कैसे होता है वो भी बता दिया, कि मान लो अगर ऐसे दो लाइंस दी हैं, उनका स्लोप हमने निकाला माइनस ए बाई बी वाले फॉर्मूले से, तो माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2, इन दोनों को इक्वल कर दिया, बिकॉज लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होते हैं, तो इन दोनों को इक्वल किया तो माइनस से माइनस कट गया, a2 को इधर लिया, b1 को इधर ले गया, सीधी बात आ गया। ये बस एक कंडीशंस है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। एक और बार दिखा देता हूँ, ये कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल था। अब चलते हैं परपेंडिकुलर पे। तो भाई अगर दो लाइंस को परपेंडिकुलर होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सीधी बात है। तुम बोलोगे यार अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये मान लो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर मतलब थीटा क्या हो गया, 90 है ना, ये 90 हो गया। तो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड,
ठीक है, सही बात है कि नहीं। तो हमने इसका ना चलो वो कर दिया कि यार इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगा के क्या आएगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, 10 90 तो नॉट डिफाइंड है, तुम इसका फॉर्मूला लगाओगे तो वही मतलब इन्फिनिटी के आसपास आएगा। तो तुमने बोला यार इसका फिर करें कैसे। मैंने बोला यार इसका डेरिवेशन तुम छोड़ दो, एक चीज़ याद रख लो, जैसे हमने पैरेलल वाले में किया था, इसका क्या होता है, इसका ये होता है m2 इंटू m1 इक्वल टू -1। क्या बोला मैंने, अगर ये दोनों लाइंस हैं तो इनका क्या होगा, ये होता है आंसर, m2 इंटू m1 इक्वल टू -1। बात समझ आई, आई होप समझ आ गई हो। नहीं आई है तो यार फिर भी एक और बार रिपीट करता हूँ। ये दो लाइंस हैं, इनका स्लोप है L1 का इक्वल टू m1 स्लोप, L2 का इक्वल टू m2 स्लोप। ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगी, जब इन दोनों स्लोप, ये दोनों परपेंडिकुलर जब ही होंगी जब इन दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आएगा। क्या आएगा, m2 इंटू m1 इक्वल टू -1 आएगा। इसका क्या मतलब होता है, मतलब m2 इक्वल टू -1/m1 और m1 इक्वल टू -1/m2। नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं ये एक दूसरे के, क्या होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, समझ आए। ये दोनों जो स्लोप हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होते हैं। बस यही एक परपेंडिकुलर है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर यही चीज़ है। m2 इंटू m1 इक्वल टू -1। इसको तुम ये भी लिख सकते हो m1 इंटू m2, ये एक ही बात है यार, ये तो बच्चों वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कंडीशन है, और ये m1 और m2 क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। जैसा कि अपने लास्ट पेज पे देखा, मैंने लास्ट पेज पे ये वाली कंडीशन बताई थी। अब जैसे मैंने उससे पहले पैरेलल में भी A1 और A2 वाली कंडीशन बताई थी, मैं इसमें भी A2 और A1 वाली कंडीशन बताता हूँ। इसमें A1 और A2 का कंडीशन क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है फॉर लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर। गेटिंग इट, समझ आ रहा है। तो इसमें ये चीज़ होती है, कुछ नहीं है यार, बस 0 होना चाहिए। अब यार तुम्हें इसका मैं ना पूरा डेफिनेशन दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन मुझे लगता नहीं है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या कहते हैं उस डेरिवेशन की, वो डेरिवेशन दूंगा ना तो तुम्हें थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे। उससे बेटर है यार तुम ये पर एक लाइन ही याद कर लो कि A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 होता है, और M1 M2 इज इक्वल टू -1, तभी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ये दो कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इन दोनों में से एक भी फुलफिल होगी तो भी लाइंस परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये था लाइंस परपेंडिकुलर होने का कंडीशन। उससे पहले हमने पैरेलल देखा था। अब हम ना लाइन पे ना प्रॉपरली आते हैं कि हम लाइन के फॉर्म्स पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे फॉर्म्स हैं उसके, 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्म जो होता है। ठीक है, ये चलो फॉर्म्स पे आते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी ये वाइंड अप करके फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। चलो मेरी जान, अब इक्वेशन ऑफ लाइंस पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस में सबसे हम पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है 1 पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे हम, 1 पॉइंट फॉर्म। इसमें जैसे नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा 1 पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या होता है, हमें एक पॉइंट दिया होता है और स्लोप दिया होता है, और हमें पूछा होता है कि भाई लाइन की इक्वेशन बताओ। अब मैं इसका ना फॉर्मल लिख देता हूँ। फॉर्मल जो इक्वेशन है इसकी वो क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये है ये 1 पॉइंट फॉर्म है। अब इसे कैसे करते हैं, मान लो तुम्हें एक स्लोप दिया है, m दे रखा है 3/4 और पॉइंट्स दिए हैं 3,4। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये स्लोप है, और तुमसे पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। तो इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, ये जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसका मान लो तुम्हें एक पॉइंट दिया 3/4 और इसका स्लोप दे रखा है। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है m इक्वल टू 3/4, ये तुम्हें दे रखा है। अब तुमसे पूछा है कि भाई इसकी इक्वेशन हमें बना के दो। तुम इक्वेशन कैसे बनाओगे, सिंपल, तुम्हें पॉइंट दे रखा है, m दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो। y माइनस y1 क्या है, y1 क्या है, ये 4, ठीक है, 4 इक्वल टू m क्या है, 3/4, x माइनस x1 क्या है, 3। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 इधर भेज देते हैं, 4y माइनस 16 इक्वल टू 3x माइनस 9। ठीक है, और क्या करते हैं ना, ये क्या, इस पूरे ना क्या बोलते हैं, इस पूरे को इस साइड ले आते हैं ताकि x, अगर x को हम इस साइड लाएंगे तो -3x हो जाएगा, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, मतलब ax प्लस by प्लस c वाले में। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को इस साइड ले आते हैं, इन दोनों को, ये 4y माइनस 16 को इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 9
-16 अगर राइट आएगा तो +16, 4 +4y इधर आएगा तो -4y। ठीक है, 16 - 9 क्या होगा था 7। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x - 4y + 7 = 0। ठीक है, आ गया। अब तुम इस लाइन का अगर स्लोप निकालोगे ना -a/b से ये आएगा। करके देख लो, कोई टेंशन नहीं है यार, तुम करके देख लो, वेरीफाई कर लो पूरा कि भाई पक्का तूने सही बनाई है नहीं बनाई। तो तुम एक काम करो, वेरीफाई कर लो, -a/b से इसका स्लोप निकालो, क्या आएगा -3/-4, माइनस माइनस कट जाएगा, स्लोप क्या आएगा 3/4। एक पॉइंट दिया था, स्लोप दिया था, हमने निकाल लिया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ बढ़िया वाला। एक क्वेश्चन क्या है, तुम्हें पॉइंट्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, मान लो 2x + 3y + 4 = 0। सॉरी, ये पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स मान लो 3 और 4 दे रखे हैं, 3 और 4 लेके चलते हैं। ठीक है, पॉइंट्स दिए हैं 3 और 4। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x + 3y + 4 = 0 एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स तो गिवन है, आंसर निकालते हैं। यार तुम्हें पॉइंट्स तो गिवन है 3 और 4, m गिवन नहीं है। अब तुम m कैसे निकालोगे, अब एक इसमें चीज़ दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x + 3y + 4 = 0। अब ये दे रखी है लाइन, ये जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो मान लो ये जो लाइन है ये है 2x + 3y + 4 = 0। इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप क्या आएगा -2/3। ठीक है, इसका स्लोप ये आ गया। ठीक है, अब जैसे कि इसका स्लोप हमने निकाल चुका है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा किसका, जो लाइन हमें फाइंड करनी है उसका, क्योंकि दोनों वो हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। और परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन थी, m1 × m2 = -1। m1 हमें पता है -2/3 × m2 = -1। ठीक है, m2 क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा -3, -2 इधर आ जाएगा नीचे, ये क्या हो गया 3/2। और m2 हमें पता चल गया, देखो जो हमें निकालना था ना ये m2 वो पता चल गया 3/2। कैसे पता चला, पॉइंट्स तो गिवन थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और हमें परपेंडिकुलर टू दे रखा था। परपेंडिकुलर टू क्या, ये रहा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन से परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन का स्कोप और जो हमें फाइंड करनी है उस लाइन का स्कोप मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। तो हमने जो लाइन दे रखी थी उसका स्लोप निकाला, उसके स्लोप से m2 को मल्टीप्लाई किया तो -1 आना चाहिए था। तो ऐसे करके हमने m2 निकाल दिया, मतलब जो लाइन हमें फाइंड करनी है उसका स्लोप निकाल दिया। अब स्लोप आ चुका है, पॉइंट्स आ चुके हैं, लेट्स पुट इट इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या थी, y - y1, y1 क्या है 4 = m क्या है 3/2 इंटू x - x1 क्या है 3, ये 3/2 है। ठीक है, z नहीं है 2 है। तो अब सॉल्व कर लो, 2y - 8 = 3x - 9। सेम चीज़ इस साइड ले चलो, 3x - 9 + 8 - 2y = 0। सॉल्व करो, 3x - 2y - 1 = 0। इसे सॉल्व करो, यही स्लोप आएगा, मतलब आंसर सही है। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, एक और बार देख लेना, समझ जाओगे। ईजी सा क्वेश्चन था वेरी, बस तुम्हें इसमें एक ही चीज़ देखनी थी, वो चीज़ हिंट, परपेंडिकुलर टू दिस। इससे परपेंडिकुलर था तो हमने इसका स्लोप निकाला और उससे हमें फिर m2 निकल आएगा परपेंडिकुलर टू। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले ना एक और चीज़ यहीं पे बता देता हूँ। अगर मान लो इस लाइन से अगर कोई लाइन बोला होता, मतलब अगर परपेंडिकुलर टू बोला होता है 2x + 3y + 4 = 0 से, तो हमने क्या निकाला, इसका m1 निकाला -2/3, उससे m2 निकल आया 3/2। ठीक है, कैसे, वो वाला इस वाले से। ठीक है, समझ आ गए, जो लाइन हमें फाइंड करनी थी उसका m2 हम निकाल सकते हैं ऐसे। अगर पैरेलल टू 2x + 3y + 4 = 0 दिया होता तो क्या होता, इसका स्लोप क्या है, m1 = -2/3 और m2 का भी सेम होता -2/3। कॉज पैरेलल की कंडीशन क्या थी, m1 = m2, तो जो हम m2 निकालते वो सेम होता। बस एक हिंट था, ये एक तुम्हें बताने के लिए था। अगर तुम्हें कुछ दिया हो परपेंडिकुलर टू दिस तो तुम m2 कैसे फाइंड करोगे, ऐसे, और m1, और अगर पैरेलल दिया हो तो कैसे फाइंड करोगे,
अगर पैरेलल होगा तो सिंपल है यार, दोनों लाइंस का एक स्लोप सेम होगा। बस ये क्वेश्चन था, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक और बार देख लेना। परपेंडिकुलर 2 दिया था, तो परपेंडिकुलर 2 का मतलब क्या होता है, जो m1 इंटू m2 है वो -1 होगा, तो हमने m1 तो निकाल दिया इस लाइन का, और फिर उससे हमने m2 भी निकाल दिया, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट दे रखा है वो है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब 2 पॉइंट फॉर्म मतलब ये ए है, ये बी है, 2 पॉइंट दिए होंगे x1 y1 x2 y2। अब बोलेगा इसकी इक्वेशन बना दो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका मैं एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वही बस, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसको अगर तुम फर्दर अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, y2 माइनस y1 इजक्वल टू y माइनस y1 इजक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको ब्रैकेट में लेके ये x माइनस x1 को इधर लिख दो। ठीक है, ये है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये भी है और ये भी है, दोनों इजी हैं। अब सिंपल बस यही बात है, तुम्हें जब अगर 2 पॉइंट दिए होंगे और तुम्हें बोले कि यार लाइन बताओ, तो तुम ऐसे करना। ठीक है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला कुछ भी लगा सकते हो। अब तुम एक बात अगर इसमें नोटिस करो, y माइनस y1 इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू क्या था, x इंटू x माइनस x1। ये थी ना, ये सेम लिख दिया मैंने। अब एक बात बताओ, m का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ दिख रहा है, बात आ गई दिमाग में। y2 माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये वही 1 पॉइंट फॉर्म आ गया। ये बस 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगर तुम्हें 2 पॉइंट से अगर तुम्हें बस डायरेक्टली बनाना है तो ऐसे बना दो। अगर तुम्हें पता है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसका स्लोप कैसे निकालोगे, मैंने ये बताया था। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, ऐसे। अब तुम्हें स्लोप पता चल गया, और उन दो में से कोई भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बट आई वुड प्रेफर कि अगर तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हैं और लाइन बनाने को बोले तो ये यूज़ करना। ठीक है, ये यूज़ करना, बिकॉज ये ईजी पड़ता है। ठीक है, ईजी क्यों पड़ता है, बिकॉज इससे ना कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है। अगर तुम इसमें ये करोगे ना, ये भी कर लो वो भी कर लो, ईजी पड़ता है। मेरे को तो यार दोनों ईजी लगते हैं, इतना कोई बड़ा सीन है नहीं इसमें। 2 पॉइंट फॉर्म इज़ वेरी ईजी। बस अब तुम इसमें ना खुद ही कोई एग्जांपल बना लेना, एक पॉइंट खींचना। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, खुद करना। ये ए है, ये बी है, ये 3 4 है, ये 5 6 है। अब तुम्हें इसकी लाइन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, ये चुपचाप बना देना, इजी है। जैसे भी फॉर्मूला बताया उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना, इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसका क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वेरी फेमिलियर इक्वेशन, बात समझ में आ गई होगी। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें ना एक ही चीज़ है, इसमें यार कुछ नहीं है। इसमें भी देखो, m जो है वो है आपका स्लोप। ठीक है, और ये जो c होता है ना, ये इंटरसेप्ट कहते हैं। अब इंटरसेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये पूरा एक्स एक्सिस ले लो ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए। ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है। अब ये जो लाइन काट रही है, ये जो यहाँ काट रही है और ये जो यहाँ काट रही है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। ये एक्स को जहाँ काटेगी उसे एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, ये वाई को जहाँ काटेगी उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, ये सीन है, ये दिक्कत हो, यही सीन है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसके मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ आए। बस यही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसमें इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये काटती है, वाई को जहाँ काटेगी वो वाई इंटरसेप्ट और एक्स को जहाँ काटेगी वो एक्स इंटरसेप्ट। इसका एग्जाम्पल देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ लाइन है, सॉरी लाइन्स नहीं है, लाइन पास थ्रू ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन से पास कर रही है, मतलब ये रहा,
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऑरिजिन यहाँ होता है, यहाँ से पास कर रही है। अब यहाँ क्या है, ज़ीरो, एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो पे काट रही है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है इक्वेशन। अब वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट दोनों ज़ीरो है, तो ज़ीरो इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो प्लस सी इक्वल टू सी। ठीक है, ये आएगा। अगर कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास होती है तो ये सीन होता है, बिकॉज दोनों इंटरसेप्ट को ज़ीरो ज़ीरो पे काटेगी, तो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स वाई, अगर ये है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ए बी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब स्लोप ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो है, टैन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, मतलब स्लोप ज़ीरो है। और मतलब इसका क्या हो गया, एम इक्वल टू ज़ीरो हो गया। इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम तो ज़ीरो हो गया, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, एम ज़ीरो है, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गया, वाई इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू सी इज़ द आंसर। हमेशा याद रखना, इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द आंसर इज़ वाई इज़ इक्वल टू सी। सी की जगह कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी कांस्टेंट ले लो यार, कांस्टेंट होगा लेकिन। ठीक है, वाई इक्वल टू सी। अब कुछ कुछ इक्वेशंस में वाई इक्वल टू बी दे रखा होगा, वाई इक्वल टू डी दे रखा होगा, कांस्टेंट तो यार कुछ भी हो सकता है, तुम्हें भी पता है, इतना तो दिमाग तुम में भी है। तो बस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस थीटा, और अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो y इक्वल टू एम, एम तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो के साथ ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, तो y इक्वल टू सी आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स में लिख देना आपने बहुत अच्छे से, ये भी अच्छे से इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से नोट में लिख लेना। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए मैंने। इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन y इक्वल टू सी, मतलब समझ गए, और कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। ये दो पॉइंट्स याद कर लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस सी, उसका क्या होता है, वाई इक्वल टू सी। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस सी एंड बिलो एक्स एक्सिस, इसका मैं मतलब बता देता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना, कोई सीन नहीं है, दिक्कत नहीं है, एक्स सही, सॉरी। अब मान लो ये जो लाइन है ना, ये ए बी, ये एक्स से पैरेलल है, तो कुछ डिस्टेंस पे पैरेलल होगी ना, जैसे ये जो डिस्टेंस होगा ना, तो ये डिस्टेंस सी होता है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू सी। अगर सेम लाइन यहाँ पे है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये नीचे है ए बी, अगर ये लाइन नीचे है, बिलो एक्स एक्सिस है, और ये भी डिस्टेंस सी पे है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू माइनस सी। बस यही दो चीज़ें मैंने इन दो पॉइंट्स में समराइज़ करी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस सी इज इक्वल टू वाई इक्वल टू सी। और इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस सी एंड बिलो एक्स एक्सिस से बिलो, तो वो क्या होगा, वाई इक्वल टू माइनस सी। वाइस वर्सा अगर हम करें तो ये सेम बनता है उसके लिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस सी, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी। सेम लॉजिक, दिमाग लगा लेना आप, बस समराइज़ भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई तुम्हारा प्रूव करने के लिए कुछ नहीं आता है, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस सी बिलो y एक्सिस, जैसे उसमें था ना बिलो x एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस सी। ये 4 पॉइंट्स याद कर लेना, ये दो बहुत इजी हैं, ये भी तुम्हें समझ आ गया होगा जैसे मैंने यहाँ समझाया था, सेम लॉजिक। और ये 2 पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है, ये तुम्हें समझा चुका था मैं, और ये दोनों पॉइंट्स याद कर लेना। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई तुमसे पूछे तो क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस सी, या एट अ डिस्टेंस डी, या एट अ डिस्टेंस ई, तो वो क्या होगा, वाई इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू डी, वाई इक्वल टू ई। सेम लॉजिक फॉर वाई एक्सिस ऑल्सो, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और फिगर जो है ना, इस फिगर को ना अपने दिमाग में ना इमेजिन करना शुरू कर देना, जैसे तुमसे कुछ पूछे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो वाई इक्वल टू सी, और यहाँ पे तुम्हें बोले पैरेलल टू वाई एक्सिस,
तो इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना आपने, ये फिगर्स तुम्हारे थोड़े दिमाग में आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट्स में तुम्हें बताया था क्या होता है। जैसे ये एक लाइन है, अगर वो ऐसे पास कर रही है तो ये और ये जो होते हैं, ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, ये जो होते हैं वो इंटरसेप्ट्स होते हैं। ये वाई इंटरसेप्ट कहते हैं इसे, वाई इंटरसेप्ट, और इसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। आई होप यू गाइस गेट इट। तो ये सीन होता है। अब ये क्या होते हैं, जैसे मान लो ये है, ये ए है, ये जितना भी है ये ए है, और ये जितना है ये बी है। मतलब ये जो लेंथ है ये ए है, यहाँ पे ए पॉइंट है भाई, यहाँ बी पॉइंट है भाई, बस यही तो दिक्कत, यही तो बता रहा हूँ। अब ये मान लो जैसे यहाँ लिखा होता है ये वाई है और ये एक्स है, ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4, और कोई लाइन है जो ऐसे कट कर रही है, तो तुम इससे क्या बोलोगे, ये तो 3 डिस्टेंस हो गया ना, 3 डिस्टेंस हो गया, और ये कितना डिस्टेंस हो गया, 4। वही मैंने बताया, ये ए है, ये बी है, यहाँ बी पॉइंट, यहाँ ए पॉइंट। तो इसके इंटरसेप्ट्स क्या हुए, इसके इंटरसेप्ट्स हुए एक्स पे क्या हुए 3, वाई पे क्या हुआ 4, ये इसके इंटरसेप्ट्स हो गए। ठीक है, जहाँ काटेगा उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, जो एक्स का इंटरसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अब इसमें एक्स का इंटरसेप्ट क्या है 3, एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय, वाई का इंटरसेप्ट क्या है 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म है, काफ़ी इजी है। बस जो इंटरसेप्ट होंगे ना वो ये होते हैं, एक्स का इंटरसेप्ट ए, वाई का इंटरसेप्ट बी इज इक्वल टू 1, एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्या आता है, अगर इसमें इसको तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर तुम्हें इसे कन्वर्ट करना हो, मान लो इक्वेशन दी है इंटरसेप्ट में, इक्वेशन इस फॉर्म में दी है और तुम्हें पूछे क्या, टर्न दिस इनटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये स्टैंडर्ड है ना, इसमें कन्वर्ट करने बोले तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू 1। क्या हो गया 4x प्लस 3y, 12 को उधर भेज दिया इक्वल टू 12, ये क्या हो गया 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हो और उसको बोले कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे करना है, ऐसे एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन आ जाएगी, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है, मान ले किसी ने इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, बोलता है इसको टर्न दिस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलता है, टर्न दिस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप 24 से दोनों को डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड करो। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन जो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा होगा ना, उस कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, मतलब पूरी को। क्या हो जाएगा फिर वो 3x अपॉन 24 प्लस 4y अपॉन 24 इक्वल टू 1। लगभग इंटरसेप्ट फॉर्म में आ ही चुका है ये। अब इसको काट दो, 3 8 ज़ा 4 6 ज़ा, तो क्या हो गया x बाय 8 प्लस वाई बाय 6 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये x को 8 पे काट रहा है, y को 6 पे काट रहा है, ये और ये लाइन है। ठीक है, ये रही लाइन। बस ऐसे तुम्हें करना है। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ये इक्वेशन दी है तुम उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाके इंटरसेप्ट निकाल के डायग्राम भी बना सकते हो। डायग्राम दे रखा है तो बस डायग्राम से क्या करोगे, ये डायग्राम दिया, इससे तुमने ये बना लिया, और इससे जैसे मैंने पिछले बार में बताया कि इसको कैसे इसमें फॉर्म करते हैं, एलसीएम लो, मल्टीप्लाई वगैरह करो, आगे भेज दो। आ गया समझ, बस यही प्रोसेस है। जैसे तुमने इसको यहाँ तक लाए, इससे तुमने डायग्राम बना दिया। उल्टा भी कर सकते हो, ये डायग्राम है, डायग्राम से भी क्या पता चला, x को 8 पे काट रहा है, y को 6 पे काट रहा है, तो ये क्या हो गया x बाय 8 प्लस वाई बाय 6 इक्वल टू 1। क्योंकि x को 8 पे काट रहा है, x बाय 8 y बाय 6 इक्वल टू 1। एलसीएम लिया 24 आएगा, और ये सब करोगे तो क्या आ जाएगी, ये सब सेम है यार, सब कुछ सेम है। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो और वहाँ से डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम से यहाँ आके और ये लाके तुम उस पर भी जा सकते हो, जैसे हमने
यहाँ किया था इसमें। ये इंटरसेप्ट फॉर्म काफ़ी आता है, पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ना इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो बस तुम्हें ना इंटरसेप्ट फॉर्म दे देगा और कुछ भी मतलब तुम्हें सॉल्व करने के लिए दे देगा, तो उसको पहले तुम्हें जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। जनरल फॉर्म में ले आओगे, उसके बाद तुम्हें उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। मान लो बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, तो बस तुम्हें ना बस यही चीज़ आनी चाहिए कि कैसे इंटरसेप्ट को मैं जनरल में फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जनरल फॉर्म से कैसे इंटरसेप्ट में फॉर्म करना है। ये दो चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो रिपीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो फॉर्म है हमारे पास वो है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। ये भी सेम होता है, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे एक लाइन है, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये एक लाइन है जो यहाँ पे एक्स एक्सिस से पास कर रही है, ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये ओरिजिन है। अब नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या होता है, ये जो नॉर्मल है ना, ओरिजिन से ना ये जो लाइन है ना, इस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो एंगल बनता है इसे हम अल्फ़ा लेते हैं, और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है हम इसे पी ले लेते हैं, ठीक है। इसे क्या ले लिया, पी, ठीक है। अब ये मान लो तुम्हें ये जो पॉइंट है ये एक्स एंड वाई हो गया, ठीक है, डन। अब ये पॉइंट को ना पी ले लो यार, एक्स एंड वाई मतलब पी ले लो। ये पॉइंट पी हो गया और ये लेंथ भी पी है, ठीक है। ये स्मॉल पी है, वो बिग पी है। तो ये सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं है, बस ये मैं तुम्हें डायग्राम बना रहा था ताकि तुम रिलेट कर पाओ। बस डायग्राम उतना अच्छा है नहीं, कोई बात नहीं यार, तुम अपनी नोटबुक में साफ़ सुथरा बना लेना। मैं तो यार ऐसे ही बना सकता हूँ, गंदी राइटिंग है। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या होता है, बस क्या कुछ नहीं होता है, एक लाइन पास कर रही होगी एक्स एंड वाई से, और वो क्या करती है, ओरिजिन से उस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचा जाता है। अब जो परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम अल्फ़ा लेते हैं और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को पी लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे होती है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस y sin alpha is equal to p, where p is length of perpendicular, getting it, and alpha is the angle between the perpendicular drawn on line and the x axis। बस सिंपल है, ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा ये फॉर्म, इस पर क्वेश्चन आते हैं, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है लोगों के लिए। आई डोंट नो वाई, बहुत ईजी सा है, कुछ नहीं है। एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, ये इसकी इक्वेशन है, वेयर पी इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, एल्फा इज़ द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। बस सिंपल है, कुछ नहीं है। एक्स कॉस एल्फ़ा कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली एल्फ़ा मान लो दे रखा होगा तो कॉस एल्फ़ा निकल आएगा, उप्स, और वाई दे रखा होगा तो वाई एल्फ़ा दिया होगा तो ये साइन एल्फ़ा भी निकाल लोगे। यार ख़राब हो गया क्या पेन, बात थी। ये कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा निकाल लोगे, ठीक है। अगर एल्फ़ा दिया होगा तो कॉस और एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा तो आ ही जाएगा। एल्फ़ा दिया है, कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा निकाल दिया, तो एक्स कॉस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बात ख़त्म, आ गया आंसर। यही तो है बस, और यही तो रही इक्वेशन। तो ये चीज़ है, ये होता है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। ये इंट्रोडक्शन था लाइंस का, इसमें अभी लाइंस में और भी कुछ है, तो अब हम वो भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी तो हम यहाँ तक रखते हैं, इंट्रोडक्शन तक। अभी हम आगे बढ़ेंगे लाइंस में, जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे और क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।